तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि में सुधार, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीट्रिपलएससी लेखपाल के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए अंत तक। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में एक योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से कृषि के विकास के लिए हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी। और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि में क्या हुआ था, कुछ सुधार आए थे। वो कौन कौन से सुधार आए थे, किस तरह के सुधार थे, उन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया है आपको भारतीय कृषि में सुधार, भारतीय कृषि में सुधार, कृषि संबंधी सुधार अथवा भारतीय कृषि में सुधार। तो जो भारतीय कृषि में सुधार हुए थे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, वो 3 प्रकार के सुधार हुए थे। पहला था तकनीकी सुधार, दूसरा था संस्थागत सुधार, भूमि सुधार अथवा भूमि सुधार, तीसरा था सामान्य सुधार। तो अब देख लेते हैं जो तकनीकी सुधार थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला तकनीकी सुधार है वह है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। अगर आपको याद हो तो 1967 और 68 के दौर में जब हरित क्रांति आई थी, 1967 और 68 के दौर में हरित क्रांति का उद्भव हुआ था, तो उसका मेन कारण क्या था। तो हरित क्रांति का मेन कारण था कि हमने वहाँ पर अधिक उपज वाले बीजों का आयात किया था। कहाँ से किया था? मैक्सिको से, जिससे हमारे जो फसल उत्पादन भारत की दर थी वो 120 टन से लेकर मिलियन टन से लेकर कहाँ पहुँच गई, 170 मिलियन टन पहुँच गई थी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा तकनीकी सुधार में महत्वपूर्ण है वह क्या है, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। इसी के कारण क्या हुआ था, हरित क्रांति भी आई थी। आगे है दूसरा तकनीकी सुधार है रासायनिक खाद का प्रयोग। यानी यहाँ पर क्या होता था, पहले हम देसी खाद जैसे गाय भैंस का गोबर वगैरह, जानवरों के गोबर का यूज़ करते थे, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कुछ रासायनिक खाद बनाए गए, जिनके प्रयोग से जो हमारी खेती थी बहुत अच्छी होने लगी और उसमें उत्पादक क्षमता में वृद्धि हो गई। आगे है तीसरा है फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। आपने देखा होगा अधिकतर फसलों में जो नुकसान होता है, हानि होती है, वो कीटनाशकों की वजह से होती है, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से फसलों के संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया था, जिससे फसल को कीटों से बचाया जा सकता था। अगला है वैज्ञानिक खेती प्रबंध। वैज्ञानिक खेती प्रबंध क्या होता है? तो वैज्ञानिक खेती का प्रबंध का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं समझाता हूँ, हमारे पास ये 1 हेक्टेयर खेत है। पहले क्या प्रथा थी, खेत में लोग जाते थे, उस समय इतने साधन थे नहीं, तो क्या करते, बीज को बोते। मान लीजिए मक्का की खेती लगाना है इसमें, तो वो बीज को बोते और चले जाते। लेकिन वैज्ञानिक खेती में आगे चल के अब क्या हुआ, जब वैज्ञानिक खेती का उद्भव हुआ तो हम मक्का को बीज के अनुसार यानी फिक्स दूरी पर लगाने लगे और उन्हें लाइन यानी क्षैतिज रेखा में भी लगाने लगे, जिससे क्या है, उनकी दूरी जो गैप है वो समान रहने के कारण खेती अच्छे होने लगी और इसकी पैदावार की जो क्षमता थी वो भी क्या हुई, वृद्धि हो गई। अगला है खेती के यंत्रीकरण साधन। यानी खेती के लिए हमने उस समय तक क्या था, जुताई के लिए अगर बात करें तो बैलों का प्रयोग करते थे, सिंचाई के लिए हम किसका प्रयोग करते थे, कुओं का प्रयोग करते थे। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से खेती के यंत्रीकरण के साधनों का भी क्या हुआ, विकास हुआ। खेती के यंत्रीकरण का मतलब है ट्रैक्टर वगैरह और थ्रेसर वगैरह, इस तरह के जो साधन थे उनसे समय की बचत होने लगी। समय की बचत होगी तो क्या होगा, उपज कृषि है, एक ही किसान ज़्यादा खेती कर सकता है। तो इस तरह से हमारा जो तकनीकी सुधार है खेती के यंत्रीकृत साधन। अगला है संस्थागत सुधार या भूमि सुधार। संस्थागत सुधारों की बात करें तो पहला सुधार है मध्यस्थों का उन्मूलन। आपको इतिहास में अगर आपने पढ़ा होगा तो पहले जमींदारी प्रथा थी। कैसी थी जमींदारी प्रथा? यानी टोटल ज़मीन का जो अधिकार था वो राजा के पास होता था, और राजा क्या था, कुछ ठेकेदारों को ज़मीन के टुकड़ों के रूप में दे देता था। यानी ठेकेदारों को क्या था, उनसे लेता था, राजस्व लेता था, कर लेता था, और वो ज़मींदारों को देता था। ज़मींदार छोटे छोटे कृषकों को मजदूरी पर उन्हें दे देते थे, जिनसे क्या था, वो खेती कराते ज़मींदार, और ज़मींदार खेती कराने के बाद बहुत कम हिस्सा कृषकों को देते थे और सारा का सारा हिस्सा किसके पास, अपने पास रख लेते थे। लेकिन संस्थागत सुधार में क्या हुआ, जो मध्यस्थ थे, बोलना चाहें तो इन्हें दलाल भी बोल सकते हैं, तो ऐसे दलाल या फिर ऐसे मध्यस्थों का क्या हुआ, उन्मूलन हुआ, इनकी कमी हुई। आगे है लगान का विनियमन।
लगान का विनियमन। इसमें क्या हुआ, जो लगान था उसके लिए नए नियम बनाए गए तथा लगान की जो क्षमता थी वो कम कर दी गई। आगे है चकबंदी। तो चकबंदी प्रथा क्या थी, चकबंदी क्या है, तो चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई योजना है। इसमें क्या था कि जो हमारे किसानों के छोटे छोटे खेत होते थे उन्हें अलग अलग जुताई खुदाई करने में जो खर्चा था वो अधिक था। क्योंकि मान लीजिए अब अगर ये गांव है और एक कृषक का खेत, एक इधर खेत दिया है, एक इधर दिया है, एक इधर, अगर वो यहाँ से जुताई करना जाएगा मान लीजिए ट्रैक्टर से, तो इधर भी डीजल खर्च करेगा, जाने में इधर भी खर्च करेगा और इधर भी खर्च करेगा, यानी उसका कुछ खर्चा तो ये 3 जगह रास्तों चलने में ही हो गया खर्चा, और तीसरा खर्च और किस में होगा, जुताई में। लेकिन अगर इसी किसान की भूमि एक जगह होती, कहाँ होती, एक जगह, तो उसका जो जाने का खर्चा होता वो एक ही जगह होता, अर्थात 2 जगह का उसका खर्चा बच जाता। तो हमारी जो चकबंदी थी उसमें यही किया गया। चकबंदी में जो कृषकों के खेत थे उन्हें इकट्ठा कर दिया गया, छोटे छोटे खेतों को, यानी छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया गया। इसी को हम चकबंदी कहते हैं। चकबंदी का मतलब होता है चक का मतलब होता है खेत, बंदी का मतलब बदलना, यानी खेतों को बदलकर एक जगह इकट्ठा कर देना चकबंदी कहलाती है। आगे है भूमि की उच्चतम सीमा। पहले क्या था, कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा भूमि थी, जो सही लोग थे, अच्छे लोग थे, उनके पास कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और कुछ लोगों के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी। तो शासन ने क्या किया, जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन है तो उसके लिए एक बाउंड्री लगा दी कि इतने से ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन होगी तो उसकी जो बाउंड्री से अधिक वाली लिमिट से ज़्यादा ज़मीन को क्या कर दिया जाता था, उन किसानों को दे दिया जाता था जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती थी। आगे है सहकारी खेती। सहकारी खेती का मतलब है यहाँ पर मंडियों की व्यवस्था की गई, मंडियों की, जिससे किसान, यानी पास में मंडियाँ खोली गई जिससे अपने किसान क्या है अनाज को नगद दाम पर बेच सकें। आगे है सामान्य सुधार देख लेते हैं। तो सामान्य सुधार में कौन कौन से सुधार हुए। पहला है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। जो सिंचाई सुविधा सबसे देखिए महत्वपूर्ण होता है, अगर कृषक के लिए देखें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी खेती की सिंचाई। अगर खेती की सिंचाई आसान होती है, सस्ती पड़ जाती है, तो वो अपनी खेती को कम दामों पर उगा सकता है, उत्पादन कर सकता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुत सी सिंचाई व्यवस्था की गई, जैसे नहरों का निर्माण किया गया, तालाबों का निर्माण किया गया, ट्यूबवेलों का निर्माण किया गया, पंपों का निर्माण किया गया। इस तरह से जो सिंचाई व्यवस्था थी वो पहले की तुलना में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अच्छी कर दी गई। और सिंचाई जब व्यवस्था अच्छी हो गई तो कृषकों की जो उत्पादक क्षमता थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। इससे फसलों का बहुलीकरण भी हो गया। पहले किसान वर्षा पर निर्भर रहता था, यानी जब वर्षा होती थी तभी खेती करता था, लेकिन जैसे ही सिंचाई के साधन हुए किसान क्या हो गया, वर्षा से स्वतंत्र हो गया। वो जब चाहता तब फसल लगाता और उसे सिंचाई कर देता, यानी वर्षा पर अब उसकी किसान की निर्भरता खत्म हो गई। आगे है साख का प्रावधान। साख का मतलब होता है ब्याज पर पैसा, यानी जो कृषक था, पहले कृषक के पास पैसे नहीं होते थे खेती करने के लिए, तो उसकी अधिकतर भूमि पड़ी रह जाती थी। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बैंकों का निर्माण किया गया, उनमें भी एक बैंक का निर्माण किया गया, नाबार्ड बैंक, जो स्पेशल किनके लिए थी, किसानों के लिए थे, कृषकों के लिए थी। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना होने से किसानों को क्या है, क्रेडिट कार्ड बन गए और क्रेडिट कार्ड से वो अपनी खेती के लिए पैसा पा चुके, जिससे उनकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि हुई। अगला कारण है सुधार है नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियाँ। नियमित बाजार यानी जो बाजार थे वो फिक्स कर दिए गए, और सहकारी विपणन का मतलब होता है उनका मूल्य भी सरकार के द्वारा फिक्स कर दिया गया और मंडियों की स्थापना कर दी गई। आगे है यहाँ पर देखिए कीमत समर्थन निधि की कीमत समर्थन नीति। इसका मतलब होता है जो MSP है वो सरकार द्वारा क्लियर कर दी गई, यानी जो फसलों के रेट थे वो सरकार द्वारा फिक्स कर दिए गए कृषकों के अनुसार, जिससे क्या है कृषक की जो खेती थी मनमाने दामों पर नहीं बिकती थी। उन्हें लाभ के लिए उसके पहले से ही रेट फिक्स कर दिए, जिससे किसान अपनी सुविधा के अनुसार खेती करने लगा, और जब अपनी सुविधा के अनुसार करने लगा तो उसका खेती करने में मन लगने लगा और वो क्या है उत्पादक क्षमता बढ़ने लगी।